हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारा जो पेपर में सेक्शन 1 आता है यानी सेक्शन ए होता है उसमें हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो इसी पे हम ये देखेंगे आज वीडियो, और इस वीडियो को ध्यान से आपको देख के जाना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 शॉर्ट वीडियो है, यानी कि एक सिंगल वीडियो में आपको ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं सभी चैप्टर के एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो, तो ध्यान से आप इसे देखिए। पहला क्वेश्चन है कि रूस की जो क्रांति थी यानी कि जो रसिया की जो क्रांति थी वो कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। और सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। देखिए दुनिया जो थी वो 2 गुट में बट गई थी, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो जो सोवियत संघ में के खेमे में शामिल देश थे उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था, ठीक है, दूसरी दुनिया। और बर्लिन की दीवार जो थी वो कब गिराई गई थी। तो देखिए ये 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 9 नवंबर 1989, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। देखिए सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसने लगभग 70 वर्ष तक सोवियत संघ में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला के बना था। देखिए सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों को मिला के बनाया था, जिसमें से रसिया जो था वो एक था, लेकिन रसिया की सबसे ज़्यादा चलती थी उसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको मिलती थी, रसिया को मिलती थी, यानी कि रूस को मिलती थी। अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो ये 1985 में यानी 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा था। तो 1979 में सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी। तो देखिए आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण तीनों ही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा अगर मान लो ऑप्शन में ये ना हो और आपको लिखा मिले ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका, तो ये अगर ऑप्शन में लिखा होगा तो ये भी आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये भी ठीक करना है क्योंकि इसे रशियन लैंग्वेज में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो बोरिस येल्त्सिन थे इन्होंने इसके तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये एक तरह से जननायक बन के उभरे थे। सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था। तो 1991 में, 1991 में सोवियत संघ जो था वो टूट गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया का कौन सा देश है जो 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। तो देखिए तजिकिस्तान जो था ये 10 वर्ष तक यहाँ पे गृह युद्ध चलता रहा। नेक्स्ट है कि रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना है। देखिए चेचन्या और दागिस्तान, ये 2 ऐसे गणराज्य थे जहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चले थे, ठीक है। 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय समझौते हुए थे। तो लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते इन दोनों के बीच में हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया था। तो देखिए शॉक थेरेपी को अपनाया था और शॉक थेरेपी को ये सोच के अपनाया था कि इनका फायदा होगा, लेकिन इनको हो क्या गया, नुकसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया था। युगोस्लाविया जो है ये कई सारे प्रांतों में टूट गया था। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है। देखिए उचित संसाधन, ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव है, यानी कि हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे। आवागमन की सुविधा, ये भी ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अच्छा उपभोक्ता उद्योग, ये भी ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे, हथियारों की होड़, क्योंकि हथियारों की जो होड़ थी ना उसने कहीं ना कहीं सोवियत संघ को विघटन तक पहुंचा दिया। तो सी ऑप्शन हमको पहचानना था और ये सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी प्रकृति के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है, ये नहीं पूछा कौन सा सही है, ठीक है। तो गलत हमें पहचानना है। तो देखते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोवियत जो प्रणाली थी वहाँ पे समाजवाद को ही मानते थे ये लोग, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उत्पादन के साधन होते थे उस पर राज्य का यानी कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता था, ठीक है, तो ये भी ठीक है।
डी ऑप्शन देखो एक बार, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी ठीक है, लेकिन हमें गलत पहचानना था। तो सी ऑप्शन देखिए, जनता को आर्थिक आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमको यही पहचानना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई। जैसे कि देखिए, अफगान संकट कब हुआ था, 1979 में हुआ था। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 9 नवंबर 1989 यानी 1989 को गिराई गई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, यानी कि 1917 में हुई थी। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कौन सी घटना कब हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई आपको वो लिख देना है, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई वो लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, मतलब पेपर में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वो। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको समझा दिया केवल, पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो देखिए, मध्य पूर्व में संकट, ये सोवियत संघ के, ठीक है, विघटन का परिणाम नहीं है। इसके अलावा आप सभी देखोगे तो सभी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है, क्योंकि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो विचारधारात्मक लड़ाई थी उसका अंत हो गया था। बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, क्योंकि जो देश सोवियत संघ से निकले थे वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए। फिर विश्व व्यवस्था का शक्ति संतुलन बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि पहले दो महाशक्तियों का वर्चस्व था, एक तरफ यूएसएसआर था तो दूसरी तरफ यूएसए था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर खत्म होता है तो अब एकमात्र महाशक्ति कौन बचती है, यूएसए, यानी कि दुनिया में ये शक्ति संतुलन जो था बदल गया था। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो डी ऑप्शन था आपका। देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का त्याग कर दिया गया है। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है। देखिए, एनसीईआरटी में सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, कुछ जो ऐड हुए न्यू टॉपिक हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाए हुए हैं वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे, उनमें से मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये नए टॉपिक हैं, जापान वाले और कोरिया वाले जो हैं। तो देखिए, जापान एक ऐसा देश है जिसके संविधान में ये बात कह दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को वो बल प्रयोग के द्वारा कभी भी नहीं सुलझाएंगे, यानी कि बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। बल प्रयोग का इन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। तो आंसर अपना हो जाएगा जापान। अगला है, दक्षिण कोरिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन में है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो देखिए, एशिया महाद्वीप का हिस्सा होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है। ग्रुप 7 में शामिल होने वाला एशिया का एकमात्र देश जो है वो कौन सा है, तो जापान है। ठीक है, और चीन में मुक्त द्वार की नीति कब और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी। तो देखिए, इसे ये जो ओपन डोर पॉलिसी थी ये चाइना ने अपनाई थी 1978 में, यानी कि 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई थी। इसके बाद चाइना जो था बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। ठीक है, उसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रूप में कब हुआ था। तो कोरिया एक प्रायद्वीप हुआ करता था, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक उत्तर कोरिया बन गया था और एक दक्षिण कोरिया बन गया था। ठीक है, तो ये जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है ये कब बटा था। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू में यानी आरंभ में, या फिर इसके अंत में। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए एक बार, तीसरे में सी ऑप्शन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में यानी कि अंत में जाके ये डिवाइड हो गया था दो हिस्सों में। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण कोरिया की राजधानी डैश है। ऑप्शन देखिए, सियोल, टोक्यो, वियना, बर्लिन। तो बर्लिन तो आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी है, वियना भी नहीं होगी, टोक्यो जापान की राजधानी है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे। सियोल बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सियोल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट है आपका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की, इसे डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूएसए के द्वारा जो यूरोप के देशों की मदद की गई थी इसको मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश, यानी दुनिया में इकलौता ऐसा देश जापान है जिसके ऊपर परमाणु हमला हुआ था, यानी जिसने परमाणु जो हमला है उसका नुकसान झेला हुआ है। तो कौन सा देश है, वो जापान है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस घटना को हान नदी के चमत्कार के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए, दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास,
उत्तर कोरिया का आर्थिक विकास, जापान का आर्थिक विकास या चीन का आर्थिक विकास। तो आपको पता होना चाहिए कि हान नदी जो है ये है कहाँ पे, तो ये दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल उसके आसपास वाला एरिया है, ठीक है। तो ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड हो गया, तो आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पर इससे बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, एक बार 1945 दे रखा है, 1948 दे रखा है, 1957 दे रखा है और 1992 दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948 में, यानी 1948। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संगठन के पास अपना झंडा और गीत, स्थापना दिवस और मुद्रा है। तो जो यूरोपीय संघ है यानी कि बी ऑप्शन, इसके पास अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय अपनी मुद्रा भी है, अपना स्थापना दिवस भी है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। अब देखिए द्वीपीय देश है और पूर्व की बात चल रही है, तो देखो भारत जो है दक्षिण में आता है, चाइना ऊपर की साइड आता है, और ऑप्शन में अब एक ही बच रहा है आपके पास जापान, तो जापान ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में, ठीक है, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चा माल वो बाहर से आयात करता है, इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि जो हाई जो टेक्नोलॉजी है ऐसे उत्पाद बनाने में वो फेमस है। तो देखिए जापान एक ऐसा देश है जिसके पास खुद के संसाधन बहुत कम है, वो क्या करता है कच्चा माल भी बाहर के देशों से खरीदता है, लेकिन इतना मतलब उसके पास संसाधन भी नहीं है, बाहर से आयात भी कर रहा है, इतना होने के बाद भी और बहुत ज़्यादा फेमस है वो हाई टेक्नोलॉजी के मामले में, तो जापान ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। ये बहुत पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करके जाना, ठीक है। 1992। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो वो यूरोपीय संघ के पास ही आ जाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ कई सारे यूरोपीय देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो कई सारे देश मिलकर इसके हिस्से होते हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ह्यूंडई हो गया, ये जो ब्रांड है ये बहुत फेमस ब्रांड है, सैमसंग वगैरह आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो ब्रांड है ये कौन से देश के ब्रांड है, ठीक है, किस देश से रिलेटेड। देखिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से देश के ब्रांड है ये। गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है। और आप जब अपना आंसर लिखोगे ना तो अपना नाम भी जरूर लिखना, ठीक है, अपना नेम लिखना है पहले आपको, फिर आपको बताना है कि कौन सा है, जैसे ऑप्शन बी है या ए है या सी है, तो आपको ऑप्शन नंबर भी डालना है और प्लस में उसका देश का नाम भी लिख देना, ठीक है। मैं आपके कॉमेंट को देखूंगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉस्ट्रेट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार करने वाला देश, किसने इनकार किया था। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें डेनमार्क ने भी मना करा था, स्वीडन ने भी मना करा था, तो आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, डेनमार्क और स्वीडन दोनों ने मानने से मना कर दिया था। जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हुआ था अक्टूबर 1990 में, यानी अक्टूबर 1990, मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी ये कौन से देश के फेमस ब्रांड है। आप सभी जानते होंगे कि ये जापान के ब्रांड है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको जापान दिख ही नहीं रहा है, तो अब आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर क्या है, जापान, बट जापान ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में हुई थी। और कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी, तो आसियान की स्थापना जो है वो बैंकॉक घोषणा पत्र जो है इस पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। देखिए आसियान की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे, तो इसमें 5 देश थे। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो इसमें 10 देश हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आसियान की स्थापना के समय, यानी जब स्थापना हुई थी तब कितने देश थे, तो 5 देश थे, ठीक है। बाद में 5 देश और जुड़े थे, बट बाद वाले आपसे नहीं पूछे हैं, याद रखना, पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं ये। और कौन से देश थे वो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश थे। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, ठीक है, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह इस तरीके के देश भी बाद में जाके जुड़े थे, तो याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट आपका कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकामयाब रहा। देखिए 2003 में इसने
प्रयास किया था कि एक संविधान बनाए, साझा संविधान, लेकिन इसमें फेल हो गया ये। तो ये आता है पेपर में आपके, कई बार पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए आसियान की स्थापना कब हुई, तो आपने क्या देखा था 1967। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आएगा 1994, लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन में 1967 दिया होगा, तो आप हो सकता है आप गलती से उसको आसियान से रिलेट करके गलती से 1967 लगा दो, तो गलती मत करना। आसियान अलग है और आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना अलग है, दोनों की स्थापना का समय जो अलग अलग है। आसियान की स्थापना 1967 और इसकी क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994, तो दोनों की स्थापना की जो डेट है वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है, तो आसियान जो है वो सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है, इसकी स्पीड जो है बहुत तेज है। नेक्स्ट है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। आर्थिक समुदाय, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको तीनों समुदाय के बारे में डिटेल में बताया है। तो आर्थिक समुदाय जो है ये है आर्थिक विकास से रिलेटेड, साझा बाजार से रिलेटेड और व्यापार और ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त किया, तो आसियान ने ही समाप्त किया है, और कैसे समाप्त किया है, बातचीत के जरिए समाप्त किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत ने किन दो आसियान सदस्य देशों से मुक्त व्यापार समझौता किया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास 5 या 6 साल पुरानी एनसीईआरटी है, अगर आप 5 से 6 साल पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी से, तो आपको थाईलैंड और सिंगापुर मिलेगा, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मलेशिया भी मिलेगा। तो याद रखना, थाईलैंड के साथ भी है हमारा, सिंगापुर के साथ भी हमारा व्यापार का समझौता है और मलेशिया के साथ भी है, तो तीनों देशों के साथ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके तीसरा देश डाला है। अब आपको ध्यान रखना है, पेपर में वो जैसे भी आपसे घुमा के पूछें, आपको इन तीनों देशों को याद रखना है और जो ऑप्शन आपको सही लगे आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 की जगह 2 काट के मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। किन 3 आसियान सदस्य देशों के साथ समझौता है, तो अब आपको यहाँ पे 1 2 3 तीनों देश दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी विकास दर सबसे तेज है, तो आसियान की जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इसकी जो विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, तो आसियान। हालांकि देखो अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे, आसियान जो है यूरोपीय संघ के जितना बड़ा और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला संगठन नहीं है, यूरोपीय संघ से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे बात छोटे और बड़े की नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बताओ किसकी विकास की दर सबसे तेज है, तो आसियान इसमें जीत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कौन सा देश है वो, चाइना पे अनुमान लगाया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि चाइना जिस तीव्र गति से विकास कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो हो सकता है 2040 में वो यूएसए को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, किसने रखे थे प्रस्ताव, तो आपका आंसर हो जाएगा चाउ एन लाई ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जो चाइना की जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में आता है। इसके बाद देखिए 19 ऑप्शन में है कि चीन ने कब और किससे अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास जो था वो खत्म करा था, ठीक है। तो ये हुआ था यूएसए से इसने अपने रिलेशन ठीक करे थे, और बात है 1972 की, तो 1972 अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि चीन के प्रधानमंत्री ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे। उद्योग बिल्कुल ठीक है, कृषि बिल्कुल ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये भी ठीक है, सेना ये भी ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया था, ठीक है। तो देखिए खेती का निजीकरण करा था इन्होंने 1982 में, यानी 1982 में, और उद्योग का निजीकरण कब किया था इन्होंने 1998 में, यानी 1998 में, ठीक है। सेज ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये देखो फुल फॉर्म वाले जो आप पढ़ते हो ना, याद करते हो, आप बेशक से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, लेकिन फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में याद रखना,
ताकि पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेज का जो विस्तृत नेम है यानी फुल फॉर्म है वो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इससे मिलते जुलते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन, स्पेशल एनवायरनमेंट जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। हो सकता है पेपर में जल्दीबाजी में कन्फ्यूज़न रहती है और गलती से हम टिक कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण जो था वो कब किया था, तो ये है 1962। दिसंबर 1988 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा करा था, ठीक है, तो राजीव गांधी जो थे इन्होंने करा था चाइना का दौरा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है, यानी यहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और यहाँ पे सेना का शासन भी रहा है। तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में ऐसा रहा है, यहाँ पे कभी सेना का शासन आ जाता था, कभी लोकतंत्र आ जाता था, ठीक है। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन डी। सिलोन किस देश का पुराना नाम है, तो श्रीलंका जो आज हम जानते हैं श्रीलंका नाम से जिस देश को, इसको प्राचीन समय में सिलोन कहा जाता था, ठीक है, यानी इसका पुराना नाम क्या था, सिलोन था। निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता, देखिए भारत तो दक्षिण एशिया का मुख्य देश है, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया का माना जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, इसको पहले नहीं मानते थे पर इसको भी मानने लगे हैं, लेकिन जो चाइना है इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है आपको याद रखना है, सी नहीं काउंट होगा इसमें, तो सी हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है, शेख मुजीब, ठीक है, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है, बांग्लादेश में इन्होंने आंदोलन किए थे, ठीक है, बांग्लादेश के पक्ष में, बांग्लादेश के जो लोग थे उनके पक्ष में, और इनको जेल वगैरह भी हुई थी, ठीक है, तो ये बांग्लादेश का है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था, तो मालदीव जो है आज के समय में जो एक द्वीपीय देश है, एक समय में ये सल्तनत होता था, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पार्टी है वो है MDP, ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ताशकंद समझौता कब हुआ था, देखिए या एक चीज़ ना अपने दिमाग में बिठा लो, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके एक साल के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 1966। और ताशकंद समझौते में भारत की तरफ से गए थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, और आज तक ये कारण नहीं पता लग पाया कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई, ठीक है, तो संदिग्ध है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था, 1966 में हुआ था। कैसे याद रखोगे, ये याद रखना कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके एक साल के बाद ये समझौता हो गया। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी, तो भारत ने 1987 में ये शांति सेना भेजी थी, लेकिन बाद में इसे वापस बुला लिया गया था, ठीक है, तो 1987 आपका यहाँ पे आंसर है। किस देश से भारत का बिना वीजा के यात्रा का समझौता है, तो नेपाल, भारत के लोग नेपाल में बिना, ठीक है, बिना वीजा के जा सकते हैं, हमारा इसका समझौता है, वहाँ के लोग आ सकते हैं, ये समझौता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 के मई महीने में राष्ट्र संघ यानी कि आपका जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका उत्तराधिकारी है, तो देखिए पहले ये लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, उसका उत्तराधिकारी है UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य है वो कौन सा देश है, देखिए जो UNO है इसकी जो मेंबर्स हैं इनकी संख्या है 193 यानी 193, तो ये लास्ट देश जो है वो सूडान है, ठीक है, सूडान जो है इस लास्ट में शामिल हुआ है, इसीलिए इसको 193वां सदस्य देश माना जाता है, और हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ लें। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है UNO, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जब भी आप कमेंट में, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ हर वीडियो में, आप अपना नाम जरूर लिखा करो, ठीक है, आंसर के साथ साथ। तो मैं आपके ऑप्शन कम कर देता हूँ, बान की मून काट दो और ये भी काट दो, ए और बी काट दो, अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, अब आपको इनमें से कोई एक है आपको मुझे कॉमेंट में बताना है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान कर दिया।
अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को तो यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है, और उसके 6 दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है इसका सदस्य बन गया था, इसका मेंबर बन गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि कितने परमानेंट मेंबर है और कितने टेम्परेरी हैं। तो देखिए 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2006 में लेबनान पर किसने हमला किया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो बनाए ना ये डीप बनाए बिल्कुल एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ोगे, एक एक शब्द पढ़ोगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। तो आप इनको याद जरूर करना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज घुमा सकते हैं पर क्वेश्चन नहीं बदला जाएगा, क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है। तो देखिए लेबनान पर इजराइल ने हमला करा था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट। और नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर करे थे। तो यहाँ पे 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में। तो एंटोनियो गुटेरियस जो हैं ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये ना पूछे महासचिव, आपसे ये पूछ ले सीधा कि बताइए एंटोनियो गुटेरियस जो हैं ये कौन से देश से संबंधित हैं, तो पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। हाँ एक और चीज़ ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये जो एंटोनियो गुटेरियस हैं ये कौन से नंबर के, ठीक है, कौन से नंबर के महासचिव बने। तो ये 9वें हैं, ठीक है, 9वें महासचिव बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा के, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है, वीटो पावर। तो आप जानते हैं कि 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर है उन्हीं को मिली हुई है। और नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा जो है उसका डैश होता है, क्या होता है। ऑप्शन है अध्यक्ष, महासचिव, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महासचिव जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए वीटो पावर जो है वो सबसे, अगर हम कम की बात करें सबसे कम, तो वो चीन ने करा है। अगर हम बात करें 2018 के आसपास का जो डेटा देखें तो चीन ने 11 बार इसका इस्तेमाल करा है ओनली। तो सबसे कम किसने कर लिया, तो आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है चीन। कितनी बार, तो 11। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ध्यान से देखो, 1944, 45, 48, 90। तो 1944 में इसकी औपचारिक स्थापना कर दी गई थी। और नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किसने किया आज तक। देखिए अभी मैंने क्या पूछा था, सबसे कम किसने इस्तेमाल करा है, तो सबसे कम पूछे तो आपको बोलना है चीन ने सबसे कम करा है, 11 बार ओनली, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किसने करा है, तब आपको बताना है कि जो यूएसएसआर है जिसकी सीट बाद में रूस को मिल गई थी, इसने सबसे ज़्यादा करा है, लगभग 135 बार कर चुका है इसका इस्तेमाल। तो कम ज़्यादा वाला कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है वो किसका उत्तराधिकारी है। ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को पढ़ो एक बार आप, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। WTO जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश, आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, सूडान हो जाएगा। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला देश कौन सा है, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूएनओ में। ऑप्शन है आपके सामने जापान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका, यानी कि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जो आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। WTO की स्थापना पेपर में बहुत पूछते हैं, तो आपको याद रखना है 1995 में। पहले की सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। ऑप्शन है शत्रुओं से आज़ादी, यानी दुश्मनों से आज़ादी। सेकंड है खतरे से आज़ादी। तीसरा है केंद्रीय मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी कौन सी सुरक्षा की चुनौती गौण थी। इसका मतलब क्या है कि देखिए, एशिया और अफ्रीका जो है, यहाँ के जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं, उनके सामने कौन सी ऐसी समस्या है जो उनके सामने थी तो, लेकिन वो एक तरह से दिख नहीं रही थी, या फिर हिडन आप मान सकते हो, पर वो समस्या थी। तो इसमें आंसर आपका सी होगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर, भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर सहयोग और सलाहकार की नीति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आबादी जो तेजी से बढ़ रही है उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ये एक समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा संबंधित है। ठीक है, किस चीज से संबंधित है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। देखिए, पारंपरिक धारणा में क्या माना जाता था, ये माना जाता था कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा सबसे मेन है, और राष्ट्र को जो खतरा होता है वो किसी पड़ोस के किसी दूसरे देश से होता है। तो यहाँ पे मेनली जो किसी की बात की जाती है वो किसी राष्ट्र की जाती है, और बाहरी खतरों से बात की जाती है मेनली। ठीक है, ठीक है, इसमें आंतरिक खतरे भी होते हैं, लेकिन पारंपरिक में यही माना जाता है कि जो बाहर के खतरे होते हैं वो ज़्यादा मेन माने जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन दिया था। क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका ने 1980, ठीक है, अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी जो उग्रवादी थे उनका समर्थन किया था। तो अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1946 से 1991 के बीच में गृह युद्ध की संख्या जो थी वो उसमें वृद्धि हुई थी, तो वो कितने गुना हो गई थी। ठीक है, तो 2 गुना हो गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। जैविक हथियार संधि, जिसको BWC कहा जाता है, ये संधि जो है ये कब हुई थी। ऑप्शन में है 1992, 81, 72 और 1990। तो देखिए, BWC संधि जो थी 1972 में, यानी 1972 में हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अपरोध का अर्थ क्या होता है, तो ये आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे बताना है। आप मुझे कमेंट में बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या इसका सही होगा। और जब भी आप कमेंट में आंसर लिखते हैं तो अपना नाम जरूर लिखा करो। और ऑप्शन मैंने देखा है कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता है, आप जैसे ऑप्शन ए लिख रहे हो तो आप ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ना आपको वो भी लिख देना है, ताकि मुझे ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ जाए, वरना मुझे वापस से क्वेश्चन में जाके देखना पड़ता है, तब मुझे पता लगता है कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, नाम और पूरा आंसर लिखा करो। नेक्स्ट है कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से ऑप्शन होते हैं, यानी विकल्प होते हैं। ऑप्शन ए है आत्मसमर्पण करना, यानी कि सरेंडर कर देना। ऑप्शन बी है दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, ये भी ऑप्शन सही है आपका, यानी ए भी सही है बी भी सही है। युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका कि जैविक हथियार संधि जो थी इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें 155 प्लस देशों ने, यानी 155 से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं। जो लोग देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि देश की सीमा रेखा के अंदर, मान लो कोई बिहार स्टेट से दिल्ली आ जाए, ठीक है, दिल्ली की तरफ आ जाए, या कोई दिल्ली से पंजाब चला जाए, चाहे कोई पंजाब से उड़ीसा चला जाए, यानी वो देश के अंदर ही विस्थापित हो रहा है देश की सीमा रेखा के, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अप्रवासी कौन होते हैं। अप्रवासी लोग वो होते हैं जो अपनी मर्जी से देश को छोड़ते हैं। ठीक है, उनको कहीं बाहर जाना होता है या जो भी रीज़न हो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, तो वो ए हो जाएगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको ABM शॉर्ट में हम कहते हैं, ये संधि जो है ये ABM ये कब हुई थी। ठीक है, तो ये 1972 की संधि है, याद रखना है। अगला है कि रासायनिक हथियार संधि, जिसको CWC कहा जाता है, ये कब हुई थी। तो ये CWC वाली संधि जो है ये आपके 1992 में हुई थी, 1992 में। और CWC संधि जो थी इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो इसमें 181 प्लस देश, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, 181 प्लस 181 से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से खतरे के नए स्रोत हैं। तो देखिए, आतंकवाद भी नया स्रोत है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, निर्धनता, महामारी, ये सारे के सारे हैं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, उपरोक्त सभी।
निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से होता है उसके उसको कम करने के लिए दिशा निर्देश बताए गए थे? कौन से समझौते में? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौते में, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है शरणार्थी कौन होते हैं? देखिए शरणार्थी वो होते हैं जो मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनको शरण लेनी पड़ती है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। जो युद्ध या फिर मान लो प्राकृतिक आपदा या कोई राजनीतिक उत्पीड़न हो जाए इस कारण वो देश छोड़ते हैं तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। 2003 तक पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग HIV एड्स नामक बीमारी से संक्रमित हो चुके थे? तो लगभग लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो इससे संक्रमित हो चुके हैं। 1990 के दशक में किस देश ने मैड काऊ नामक बीमारी, ठीक है, एक मैड काऊ नामक बीमारी थी, इसमें अरबों डॉलर का नुकसान झेला था? तो ब्रिटेन में हुआ था ये। ब्रिटेन ने बहुत नुकसान झेला था इस बीमारी के कारण। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में HIV एड्स का सबसे ज्यादा खतरा है? तो देखिए ये एक बार महाद्वीप देखिए, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सारे ऑप्शन में दे रखा है। अफ्रीका आपका इसका आंसर होगा। अफ्रीवी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, रियो डी जनेरियो, ठीक है। कहाँ पे है ये? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? ये जो बुक थी ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये ग्रुप था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रियो सम्मेलन कब हुआ था? यानी इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना किसी भी नाम से आ सकता है। तो ये 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देश इसमें शामिल हुए थे? तो 170 के करीब, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो थी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अराल के पास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर क्यों जाना पड़ा था? ऑप्शन में है वहां युद्ध हो रहे थे, गलत। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो जल था ना, जो पानी था वो जहरीला हो गया था, विषाक्त हो गया था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को वहां से जाना पड़ा, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम साझी संपदा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 जो है इसका संबंध किससे है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन से भी रिलेटेड है, जैव विविधता से भी रिलेटेड है, वानिकी से भी रिलेटेड है, तो इसमें उपरोक्त सभी से संबंधित नियमाचार हैं, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। इसमें यह बताया गया था एजेंडा 21 में कि किस तरीके से हमें विकास करना चाहिए जिससे कि हमारे जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, या फिर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा के अपना विकास भी करते रहें और पर्यावरण पे ध्यान भी दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी वो किस बात की चेतावनी दे रही थी? ये जो रिपोर्ट थी ये बता रही थी कि जो आर्थिक विकास के जो तरीके हैं ना, जिसकी वजह से आज हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, ये आने वाले समय में, आने वाली कुछ वर्षों के बाद ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, इससे नुकसान होंगे, इनका ये बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है लगभग 30 करोड़ के करीब यहाँ पे पूरी दुनिया भर में मूल निवासी है। नेक्स्ट है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी ये कब छपी थी या कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आवर कॉमन फ्यूचर वाली जो रिपोर्ट थी 1987 में प्रकाशित हुई थी या छपी थी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओजोन परत में छेद की जो घटना है इसकी खोज कब हुई थी? तो ये 1980 के दशक के मध्य में हुआ था, ठीक है, जब वैज्ञानिकों को पता लगा 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1985 के आसपास, कि ओजोन परत में छेद हो रहा है जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ये एक नतीजा था। तो पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया सचेत हो गई थी, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसमें कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत 2002 में इसमें हस्ताक्षर किए थे भारत ने। अंटार्कटिका संधि जो है, अंटार्कटिका संधि, ठीक है, ये कब की है? तो ये 1959 की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया में बांध विरोधी आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, ये
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब है एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे, एक वस्तु का दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो जो प्रवाह होता है वो केवल वस्तु का नहीं हो सकता है वो पूंजी का भी प्रवाह हो। पूंजी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है तो वैश्वीकरण के तहत आता है। टेक्नोलॉजी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, विचार का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, लोगों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, ये सब, ठीक है, प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 2001 में हुई थी, और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो पोर्टे अलगेरे नाम की जगह है यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जो थी वो कहाँ पे हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, सिएटल में हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का विरोध जो है वो किसने किया था? तो देखिए वामपंथियों ने भी इसका विरोध करा था और दक्षिण पंथियों ने भी करा था, ठीक है, दोनों ने करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। वैश्वीकरण के से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, ठीक है, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। तो इसको कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियां जो होती हैं एक दूसरे के करीब आती हैं और हर संस्कृति से कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलता है, तो वो विशिष्ट होती जाती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, ये गलत है, ठीक है। वैश्वीकरण देशों के बीच में आपसी जुड़ाव है, ये ठीक है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना के रूप में हम नहीं देख सकते, इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के परिणाम होते हैं, ठीक है। तो इसे बहुआयामी प्रक्रिया इसीलिए कह रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल आर्थिक नहीं मान सकते हम इसको। नेक्स्ट है WSF का विस्तृत नाम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका प्रमुख कारण टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही वैश्वीकरण इतनी तेजी से उभरा है। आज हमारे विचार जो हैं हम एक बटन दबाकर, ठीक है, इंटरनेट के जरिए अपने संदेश को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाए? ये विचार हमारे यहाँ से वहाँ कैसे जा पा रहे हैं? तो वो टेक्नोलॉजी के कारण, और इसी के कारण वैश्वीकरण तेजी से फैला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना किस ओर संकेत करता है? तो इसे बोलते हैं संरक्षणवाद, ठीक है। ये नीति जो है वो पहले ज़्यादातर देश अपनाते थे, भारत ने भी इस नीति को अपनाया था, यानी बाहर से आने वाली चीज़ों को उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे या उसको बैन कर देंगे ताकि लोग देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदें, देश की कंपनियों का विकास हो, इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये संरक्षणवाद की नीति है जो कि वैश्वीकरण के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है इस नीति को। और अगला है कि वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? वैश्वीकरण क्यों इतना उन्नत हो पाया है? तो ऑप्शन में है उन्नत प्रौद्योगिकी, ठीक है बिल्कुल, संचार की क्रांति, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी तीनों ही ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं? देखिए पहनावा जो है वो सांस्कृतिक प्रभाव है, रहन सहन लाइफस्टाइल भी सांस्कृतिक है, खान पान भी सांस्कृतिक है, लेकिन आर्थिक गतिविधि जैसे बिजनेस या कुछ भी है तो वो सांस्कृतिक नहीं है, ठीक है।